हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ फिर से पूरे सप्ते का करंट अफेयर जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में किस राज्य ने जीता? तो किस राज्य ने जीता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जीता है। इसका स्टेप देखते हैं। तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर रविवार को सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है और यह 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप था। कौन सा था? 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया है। इसका स्टेप देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया है और भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में आयोजित होने वाला प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी तक निर्धारित है। कब से कब तक है? 13 से 29 जनवरी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? तो किस देश ने किया है? इजराइल। इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका स्टेप देखते हैं। इजराइल के एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह ड्रोन सहित किसी भी हवाई वस्तु को नष्ट कर सकती है और आयरन बीम दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले रॉकेट, लंबी दूरी की मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। इजराइल का राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग है और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आवाज दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप देखते हैं। विश्व आवाज दिवस को पहली बार 16 अप्रैल 1999 को ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ लेरिजोलॉजी एंड वॉइस द्वारा ब्राजीलियन वॉइस डे के रूप में मनाया जाता है। और आवाज दिवस 2022 का थीम क्या है? आवाज उठाओ। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाथी बचाओ दिवस 2022 16 अप्रैल को मनाया गया। इसका स्टेप देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को हाथी के सामने आने वाले खतरों और उन्हें जीने के लिए विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। और हाथी बचाओ दिवस का उद्देश्य क्या है? लोगों को हाथियों और उनकी दुर्दशा के बारे में शिक्षित करके इस खतरनाक प्रवृत्ति को बदलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 128वां पंजाब नेशनल बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका स्टेप देखते हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। और स्थापना दिवस के अवसर पर PNB के MD और CEO अतुल कुमार गोयल ने ग्राहकों के लिए कार्डलेस नगद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ? 1894 में हुआ। और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका MD और CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल है। कौन है? अतुल कुमार गोयल। और पंजाब नेशनल बैंक के टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने लॉन्च किया कोटक FYN? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है कोटक FYN। इसका स्टेप देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक FYN लॉन्च किया है और यह विशेष रूप से बिजनेस बैंकिंग और ऑपरेट ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया एक नया
उद्यम मंच है और बैंक के ग्राहक सभी व्यापार और सेवा लेन देन करने के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किया? तो किसने प्रदान किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठा यंग ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है और यह सम्मान 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुई एक समारोह के दौरान दिया गया। कब दिया गया? 13 अप्रैल 2022 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर्स 2022 भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन से पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑरलियंस मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और यह टूर्नामेंट फ्रांस के ऑरलियंस में 29 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया था। कब से कब तक किया था? 29 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो कितना प्रतिशत किया? 8%। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व बैंक ने अपने द्विवार्षिक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर प्रतिशत कर दिया है और यूक्रेन में हो रहे युद्ध के कारण वित्त वर्ष 2022 के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे पहले जनवरी 2022 में वित्त वर्ष के लिए विकास दर 8.7% रहने का अनुमान लगाया था। कितना रहने का अनुमान लगाया था? 8.7%। और अभी घटकर कितना कर दिया गया है? 8%। अभिनेत्री मंजू सिंह का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? टेलीविजन निर्माता। इसका स्टेप एक देखते हैं। वयोवृद्ध हिंदी टेलीविजन निर्माता और अभिनेत्री मंजू सिंह का निधन हो गया है और वह भारतीय टेलीविजन उद्योग में अग्रदूतों में से एक थी और उन्हें दीदी के रूप में याद किया जाता है और वह 7 साल तक बच्चों के कार्यक्रम खेल खिलौने की एंकर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? 4 प्रमुख निकायों के लिए। इसका स्टेप एक देखते हैं। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति के लिए राजदूत प्रीति शरण को फिर से चुना गया है। किसको चुना गया है? प्रीति शरण को। और 4 निकाय जिनके लिए भारत चुना गया है। 4 निकाय कौन कौन से? आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, दूसरा है सामाजिक विकास आयोग और तीसरा है गैर सरकारी संगठनों पर समिति और चौथा है विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? हामिश बेनेट। हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका स्टेप एक देखते हैं। 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट कैरियर से संन्यास की घोषणा की है और जिसमें 2021-2022 सीजन आखिरी है और सेवानिवृत्त होने से पहले सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया था। किसका प्रतिनिधित्व किया था? न्यूजीलैंड का। और किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा? तो किस राज्य करेगा? मणिपुर। मणिपुर ने INA परिसर में सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि एक 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के
मोईरंग में इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में फहराया जाएगा। कहाँ फहराया जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में, और जिसके लिए पहले ही एक पोल लगाया जा चुका है। और मणिपुर का नृत्य क्या है? मणिपुरी रासलीला है। और इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इम्फाल अपने आश्चर्यजनक परिवेश और हरी भरी वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। और मणिपुर विभिन्न जनजातियों की भूमि है, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक सर्नावेला के जन्मदिन के सम्मान में तारीख का चयन किया गया था। किसके जन्मदिन के सम्मान में? फ्रैंक सर्नावेला के जन्मदिन के सम्मान में। और इस वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस का 31वां संस्करण है। कौन सा है? 31वां संस्करण है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का मुख्यालय कहाँ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक कौन है? फ्रैंक सर्नावेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और विश्व धरोहर दिवस 2022 का विषय क्या है? धरोहर और जलवायु, ये 2022 का विषय है। और स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और भारत में कुल 3691 स्मारकों और स्थलों का घर है और इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। कितने को किया गया है? 40 को। और यूनेस्को का गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1946 को हुआ। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है? आंद्रे अजोले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल परिषद की स्थापना कब हुआ? 1965 में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तोशियुकी कोनो है। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधिता लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नागपुर में। नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, नागपुर, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटीएम किसका संग्रहालय आधिकारिक डिजिटल भुगतान साझेदारी बन गया है? तो किसका बन गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय का। इसका स्टेप एक देखते हैं, पेटीएम प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय के लिए एक आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गया है और सुपरफास्ट, सुविधाजनक और सुरक्षित लेन देन के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने भुगतान गेटवे, ईडीसी मशीन और क्यूआर कोड भुगतान विकल्पों की पेशकश कर रहा है। और पेटीएम की स्थापना कब हुआ? अगस्त 2010 को हुआ। कब हुआ? अगस्त 2010 को। और पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में है। और पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं,
मई में नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रही है। कब बना रही है? मई में, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा और डेटा को नियमित आधार पर अपडेट करने की गारंटी के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने कौन से पदक जीते हैं? तो कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। दक्षिण ओपन स्विमिंग में साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका स्टेप देखते हैं। शीर्ष भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दानिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। कितने मीटर में? 200 मीटर में। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विक्रमदेव दत्त को। विक्रमदेव दत्त को एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप देखते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में 27 जनवरी 2022 से एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में विक्रमदेव दत्त की नियुक्ति को मंजूरी दी है। और एयर इंडिया एसेट होल्डिंग की स्थापना कब हुआ? 2019 में सरकार द्वारा एयर इंडिया समूह की ऋण और गैर प्रमुख संपत्ति रखने के लिए की गई थी। कब की गई थी? 2019 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पे आयोजित हुआ? मुंबई में। मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण आयोजित हुआ। इसका स्टेप देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे और जो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। और हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थानीय के लिए आवाज और आत्मनिर्भर भारत की अपील को मजबूत कर रहा है और इन प्राप्तकर्ता में आधे से अधिक महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व लीवर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप देखते हैं। लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, ताकि लीवर के पूर्ण देखभाल की जा सके। और लीवर मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे जटिल अंग है और यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्य करता है और किसी व्यक्ति के पाचन, प्रतिरक्षा और पोषण भंडार से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? हरियाणा। हरियाणा राज्य ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है। इसका स्टेप देखते हैं। हरियाणा फाइनल में विनियमन समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के चैंपियन के रूप में उभरा है। और टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 6 से 17 अप्रैल तक। और कहाँ किया जाएगा? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ट्रॉफी जीती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अगले सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। मनोज पांडे को भारत के अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल पांडे थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? जनरल MM नरवणे का। और जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कब सेवानिवृत्त होने वाले? 30 अप्रैल 2022 को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक द्वारा वेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रोबिन उथप्पा को। रोबिन उथप्पा को कर्नाटक द्वारा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया और भारतीय क्रिकेट रोबिन उथप्पा को हाल ही में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ? बेंगलुरु है। और इसका मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? बसवराज एस बोम्मई है। और कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो कौन सी योजना शुरू की जाएगी? हिम प्रहरी। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए शुरू की जाएगी। इसका स्टेप एक देखते हैं। यह योजना खास तौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। किसके लिए है? पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य से लोगों के पलायन को रोकना है। और यह योजना उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तेजी से हो रहा है, ताकि लोग राज्य के भीतर रहे और बाहर न जाएं। और उत्तराखंड की राजधानियां कहाँ है? देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारत के अंतरिक्ष डेब्रिस पर डेटा जारी किया है? तो किसने किया है? नासा ने। नासा ने भारत के अंतरिक्ष डेब्रिस पर डेटा जारी किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। पृथ्वी की कक्षा में कोई भी मानव निर्मित वस्तु जो अब किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, उसे अंतरिक्ष मलबा या आंतरिक कचरा कहा जाता है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत में सक्रिय मलबे को हटाने के लिए आवश्यक तकनीकी जांच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विमल कोठारी को। विमल कोठारी को इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन द्वारा इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से विमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है? विमल कोठारी को। और विमल कोठारी ने 2011 से IPGA के उपाध्यक्ष हैं, जब यह गठित हुआ था। कब गठित हुआ? 2011 में ही गठित हुआ। परवीन डोगरे और जीतू भेड़ा के बाद एसोसिएशन के तीसरे अध्यक्ष के रूप में विमल कोठारी ने पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथोस डिजिटल ने अपना पहला प्रशिक्षण और सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया है? लेह में। लेह में एथोस डिजिटल ने अपना पहला प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक SS खंडारे ने लेह में एथोस डिजिटल का पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला, जिसके साथ ही लेह ने IT क्षेत्र के निर्माण में पहला कदम उठाया है। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। लद्दाख के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक कौन है? SS खंडारे हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। इसका स्टेप एक देखते हैं। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम शुरू हो गया है और सम्मेलन उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय सेना के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय लेता है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और भारतीय सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कौन
करेगा। तो कौन करेगा? BRO ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने घोषणा की कि सीमा सड़क संगठन हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कराएगा। और किस दर्रे पे किया जाएगा? सिंकुला दर्रे पे किया जाएगा। और सिंकुला सुरंग हिमाचल प्रदेश की लाहौर घाटी और उत्तरी भारत में लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ने वाली एक नियोजित मोटर योग्य सुरंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी जो बड़े पैमाने पर विनाश किया वह कहाँ आया था? तो वह कहाँ आया था? फिलीपींस में। इसका स्टेप एक देखते हैं। फिलीपींस में आए उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण भूस्खलन और बाढ़ में लगभग 167 लोगों की मौत हुई और राष्ट्रीय आपात संगठन के अनुसार 110 लोग लापता हैं और 19 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कितने लोग प्रभावित हुए हैं? 19 लाख लोग। और तूफान ने 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भूस्खलन किया। मैगी द्वीप समूह का वर्ष का पहला तूफान है जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 20 ऐसे तूफान आते हैं। कितने तूफान? 20 तूफान ऐसे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिशक्ति कौर ने पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया? तो कहाँ पे किया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में त्रिशक्ति कौर ने पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। अभ्यास कृपाण शक्ति एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास है जो हाल ही में भारतीय सेना और त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया है? सिलीगुड़ी के पास स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 12.3%। 12.3% का गिरावट हुई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5% से गिरकर 2019 में 10.2% हो गई है और यह देश में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी की संख्या में 12.3% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? जुलाई 1944 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC USA में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड रॉबर्ट मालपास। और इसके कितने सदस्य देश हैं? 189। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नेक्सो ने। नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ मिलाया है? मास्टर कार्ड के साथ। और मास्टर कार्ड का स्थापना कब हुआ? 16 दिसंबर 1966 को हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय कहाँ? खरीद हैरिसन, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और मास्टर कार्ड का CEO कौन है? माइकल मिवेक हैं। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। और पहला चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? 2010 में 12 नवंबर को। लेकिन 2011 के बाद से इसे हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से? 2011 के बाद से इसे हर साल
20 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? डी गुकेश। डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इसका स्टफ एक देखते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने स्पेन में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। कौन सा जीता है? 48वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो किस बैंक ने जीता है? इंडस इंड बैंक ने। इंडस इंड बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। इंडस इंड बैंक को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास इंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इंडस इंड बैंक की स्थापना कब हुआ? 1994 में। और इंडस इंड बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इस बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया है। और इंडस इंड बैंक का टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का कहाँ पर अनावरण किया गया है? तो कहाँ पे अनावरण किया गया? गांधीनगर में। गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। और पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने बड़े पैमाने पे जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने बड़े पैमाने पर जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक निगरानी ऐप लॉन्च किया है और जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू और कश्मीर का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू सर्दियों में है और गर्मी में श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य अभियान के अगले महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार कटियार को। मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान के अगले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिर्देशक नियुक्त किया गया है और वह 1 मई को नए कार्यकाल का कार्यभार संभालेंगे। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल कटिहार को जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिट इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली को। जसलीन कोहली को डिजिट इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। डिजिट इंश्योरेंस में 20 अप्रैल 2022 से जसलीन कोहली को कंपनी का नया प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और वह विजय कुमार की जगह लेंगे। किसका जगह लेंगे? विजय कुमार का। और 19 अप्रैल 2022 को कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। तो विजय कुमार कब सेवानिवृत्त हुए थे? 19 अप्रैल 2022 को। और डिजिट इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और डिजिट इंश्योरेंस का चेयरमैन कौन है? कामेश गोयल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? शांति सेठी को। शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय अमेरिकी नौसेना की शांति सेठी को यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? असम में। असम में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है। इसका स्टेप एक देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है और संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है। कितना का? 10 किलो का। और इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। कितना होने की उम्मीद है? 30 किलो प्रतिदिन। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम का राज्यपाल जगदीश मुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। देश में कई लोक सेवा विभागों में लगे अधिकारियों के कार्यों को स्वीकार करने के लिए भारत हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाता है और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली में मेटकॉप हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षा दिनों को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत और समूह स्तरों पर रचनात्मक बहुविषयक को प्रोत्साहित करना है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2022 का विषय क्या है? सहयोग है। और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस की स्थापना कब हुआ? 25 मई 2001 को टोरंटो कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? टोरंटो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर कौन है? डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। डॉक्टर साइरस एस पूनावाला हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सबसे ऊपर है। इसका स्टेप एक देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर साइरस एस पूनावाला ने हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है और हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं और चीन में 34 सबसे अधिक स्वस्थ उद्योग अरबपति हैं। चीन में कितना है? 34। और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 16 है। उसके बाद स्विट्जरलैंड में 15 और जर्मनी में 11 और भारत में कितना? भारत में 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्रो ने किसे भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सत्य ईश्वरन को। सत्य ईश्वरन को विप्रो ने भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। आईटी प्रमुख विप्रो ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन की नियुक्ति की घोषणा की है और वह रणनीतिक परामर्श परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के प्रभारी होंगे। और विप्रो की स्थापना कब हुआ था? 29 दिसंबर 1945 को भारत में। और विप्रो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। और विप्रो का मालिक कौन है? अजीत प्रेम जी है। और विप्रो का संस्थापक एमएच प्रेम जी। और इसका सीईओ कौन है? थियरी डेल पोटे हैं।
अगला क्वेश्चन है P&G इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? LV वैद्यनाथन को। LV वैद्यनाथन को P&G इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले LV वैद्यनाथन को नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किसे किया है? LV वैद्यनाथन को। उन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? मधुसूदन गोपालन का। और वैद्यनाथ 1 जुलाई 2022 से सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कब से संभालेंगे? 1 जुलाई 2022 से। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। और पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश। और UNEP की स्थापना कब हुआ? 5 जून 1972 को हुआ। और UNEP की संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है इसका? मॉरिस स्ट्रॉन्ग है। और UNEP का प्रमुख कौन है? इगर एंडरसन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत किया है? तो कितना प्रतिशत किया है? 3.2%। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को घटाकर 3.2% कर दिया है। कितना किया घटाकर? 3.2%। और पहले यह कितना था? 4.1% रहने का अनुमान था। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? जुलाई 1944 को हुआ। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। और इसका अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। और विश्व बैंक के सदस्य देश कितना है? 189 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? चौथी वर्षगांठ। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का आयोजन किया है। 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक शांत गांव जंगला में पहले ABHWC का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो किसने जीता है? फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर ने EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स के 23वें संस्करण में फाल्गुनी नायर को युवा इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है। वह सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शहर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो कौन सा शहर की है? सूरत। सूरत स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का मेजबानी की है। इसका स्टेप एक देखते हैं। 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन आज सूरत में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ? सूरत में। और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मनाई जा रही है। और भारत सरकार द्वारा सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन है? श्री कौशल किशोर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और स्टार्टअप के बीच एक संयुक्त पहल क्या शुरू की गई है? तो एक संयुक्त पहल क्या शुरू की गई है? फिनक्लूबेशन। इसका स्टेप एक देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में फिनक्लूबेशन नामक एक पहल शुरू की है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ? 2018 में हुआ। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका एमडी और सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। इसका स्टेप एक देखते हैं। प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य अजय कुमार सूद को प्रसिद्ध जीव विज्ञानी के विजय राघवन की जगह लेने के लिए 3 साल की अवधि के लिए पद पर नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड ने संन्यास की घोषणा की। वह कहाँ के रहने वाले हैं? तो वह कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड ने संन्यास की घोषणा की है। इसका स्टेप एक देखते हैं। वेस्ट इंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज की सीमित ओवरों की टीमों के कप्तान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार को। नरेश कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? नरेश कुमार को। और पुदुचेरी का मुख्य सचिव कौन है? श्री अश्विनी कुमार है। और एनडीएमसी का अध्यक्ष कौन है? श्री नरेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत का कौन सा राज्य करेगा? मुंबई। भारत का मुंबई राज्य पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सवानंद सोनेवाला ने कहा कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री कौन है? सवानंद सोनेवाला है। और बंदरगाह, वाहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव कौन है? डॉक्टर संजीव रंजन है। और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? राजीव जलोटा है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग पदाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संजय बंदोपाध्याय।